हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मज़ेदार पोयम। वो है आपके इंग्लिश के बुक पोइट्री से चैप्टर फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम लिखा गया है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बर्थ की बात करते हैं तो इनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ और इनका देहांत 29 जनवरी 1963 में हुआ। तो डस्ट ऑफ स्नो का जो पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और इस पोयम में ये अपने घटने के बारे में इसमें डिस्क्राइब किए हैं। तो चलिए हम इसके पोयम को एक झलक देखते हैं कि ये उस पोयम में क्या बता रहे हैं। तो पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पोयम में क्या कहा जा रहा है? द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं, एक दिन कवि जा रहे थे और वो जब जा रहे थे तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे वो रुक गए थे और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा था। कौवे के लोग बैड ओमेन की मानते हैं, बैड ओमेन। तो क्या होता है, हेमलॉक ट्री के नीचे कभी रुक जाते हैं और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा होता है और वो कौवा उस पेड़ पे बैठा रहता है। तो सबको पता है पक्षियों की हरकतें क्या होते हैं। तो क्या करता है, हेमलॉक ट्री को वो शूक करता, शूक डाउन करता है, यानी कि उसको हिलाता है। और जब वो उसको हिलाता है तो वहाँ के ऊपर जो है एक डस्ट ऑफ स्नो कवि के कंधे पर आके गिर जाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब आइस का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि बर्फ़ की बारिश होती है तो बर्फ़ के बारिश में से एक डस्ट ऑफ स्नो, एक छोटा सा टुकड़ा उनके कंधे पर गिर जाता है। और हेमलॉक ट्री जो है ये पॉइजनेशियस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। तो हेमलॉक उसके नीचे थे। आगे क्या कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शेप सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। कहते हैं जब मेरे कंधे पर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उनका देखने के बाद मन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गए और उनका जो मूड है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। और जब उनका मूड चेंज हो गया तो उनका जो बचा हुआ दिन था दुखी से, आधा दिन तो उनका दुखी से बीत गया था और आधे दिन ही उनके बचे थे। तो आधा दिन जो बचा था वो सेफ हो गया किससे, ऑफ ए डे आई हैड रोड, यानी कि बाकी का दिन उनका अच्छा गया। किसके कारण, कवि के ऊपर जो डस्ट का स्नो, यानी कि स्नो का जो डस्ट गिरा था उसके कारण उनका मूड चेंज हो गया और बाकी का दिन उनका सेफ बच गया। तो इस पोयम के माध्यम से कवि यही बता रहे हैं, यानी कि जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, इस नेचर में इतनी शक्ति है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। जिस प्रकार से हमारे नेचर की बनावटी है, उसका एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो अच्छे के लोगों के, कई प्रकार के लोगों के मूड को वो चेंज करता है। जिस प्रकार से कभी इतने सैड थे, इतने प्लेफुल मोमेंट में थे, इतने वो दुखी में थे, लेकिन एक स्नो के डस्ट के कारण उनका मूड चेंज हो गया और बाकी का दिन उनका बच गया। तो इस प्रकार से कवि अपने घटना को इस पोयम के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए हम एक बार इसके वर्ड मीनिंग पर भी ध्यान देते हैं।
तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है? द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसके मीनिंग को देखते हैं। तो वर्ड में पहला क्या है? वे। तो वे का मतलब क्या होता है? मैनर। मैनर का मतलब हरकतें, कौवे की हरकतें कैसी थी। शूक का मतलब शेक, मतलब हिलाना। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का छोटा टुकड़ा। हेमलॉक का मतलब ए पॉइजनेसियस ट्री विल स्मॉल वाइट फ्लावर, एक छोटे से सफ़ेद फूल के एक जहरीली पेड़ वो होती हैं जिसको बोलते हैं हेमलॉक ट्री। तो ये इसमें का जो है फर्स्ट स्टैंजा का इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम सेकंड स्टैंजा का देखते हैं। सेकंड स्टैंजा क्या है? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो यहाँ पे देखिए, चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, बदलना, बदलाव। अब कहानी में बताया जा रहा है ए चेंज ऑफ मूड, वहाँ पे कवि का जो मूड था वो चेंज हो गया था, अलग हो गया था, डिफरेंस हो गया था। मूड का मतलब मेंटल स्टेट, उनका जो मेंटल स्टेट था वो जिस प्रकार में थे, दुखी थे, हैप्पी थे, खुश थे, नाराज थे, यानी कि जो भी उनका अंदर की जो भावना होती है, उनकी जो मेंटली स्टेटमेंट होता है वो क्या हो गया था? चेंज हो गया था। तो यहाँ मूड का मतलब है मेंटल स्टेट। उसके बाद क्या है? पार्ट। पार्ट का मतलब पोर्शन, बाकी का बचा हुआ जो समय है वो आपका क्या है? पार्ट है। रूड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट, वो कैसे थे? थोड़े रिग्रेट थे। तो रिग्रेट का मतलब थोड़ा एंग्री टाइप, सैडनेस टाइप, वो रिग्रेट थे। वो क्या थे? वो थोड़े दुखी में ही तो आए थे, और जब दुखी में आए थे तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे वो रुक गए थे और थोड़े रिग्रेट हो गए थे। और रिग्रेट जब थे तभी उनके समय एक छोटा सा स्नो का डस्ट गिरा और उनका मूड चेंज हो गया। तो सेकंड स्टैंजा का ये वर्ड मीनिंग है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे आपको इसी प्रकार से क्लास 10th की बोर्ड प्रिपरेशन करने के लिए आपको वीडियोज मिलते रहें और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। इम्पॉर्टेंट MCQs क्या है? हु कंपोज द एबव लाइन? डस्ट ऑफ स्नो। हु इज द पोएट ऑफ एबव लाइन? जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके जो पोएट हैं वो कौन है, उसे कौन लिखा है? तो डस्ट ऑफ स्नो कौन लिखा था? कौन लिखा था? जॉन बैरीमैन लिखे थे, या कैरोल वेल लिखे थे, या लेस्ली नॉरिस लिखे थे, या रॉबर्ट फॉरेस्ट लिखे थे? तो कौन लिखा था? रॉबर्ट फ्रोस्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉपेड बाई ए क्लाउड, ए क्रो, ए मंकी, ए स्क्वायरल। जो स्नो का डस्ट था वो किसके वजह से गिरा था? किसके द्वारा गिराया गया था? क्लाउड के द्वारा, या क्रो के द्वारा, मंकी के द्वारा, या स्क्वायरल के द्वारा? तो किसके द्वारा गिराया गया था? क्रो के द्वारा। किसके द्वारा? क्रो के द्वारा। तो आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? द वे मीन्स। वे का अर्थ क्या होता है? मेथड, रूट, बेस या लेसन?
तो अभिव्यय का मीनिंग क्या बताया गया? मैनर, यानी कि हरकतें, वो किस तरीके से क्या करता है। तो तरीका का मतलब क्या होता है? मेथड। तो आंसर ए इज द राइट आंसर, मेथड। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉपेड। जो स्नो है वो कहाँ से गिरता है? फ्रॉम ए पीपल ट्री, फ्रॉम ए नीम ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए रोज ट्री। क्या वो पीपल के पेड़ से गिरता है, नीम के पेड़ से गिरता है, या हेमलॉक के पेड़ से गिरता है, या रोज के पेड़ से गिरता है? तो जो स्नो का डस्ट होता है वो कहाँ से गिरता है? हेमलॉक ट्री से गिरता है। तो आंसर सी फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज सिटिंग इन द ट्री। ट्री पे कौन बैठा होता है? ए कुक्कू, ए स्पैरो, ए पिजन, ए क्रो। कुक्कू बैठी होती है, कोयल, या स्पैरो बैठा होता है, या पिजन बैठे होते हैं, या क्रो बैठा होता है। तो कौन बैठा रहता है पेड़ पे? क्रो। क्रो इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। जो कवि हैं वो कहाँ खड़े थे? अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए बनियान ट्री, अंडर ए नीम ट्री, अंडर ए पीपल ट्री। वो हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे खड़े थे, या बनियान बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, या नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे, या पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे? तो कहाँ खड़े थे वो? हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंडर ए हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या पार्टिकल्स ऑफ प्लांट। तो जो डस्ट ऑफ स्नो होता है वो क्या है? एक स्नो यानी कि बर्फ का टुकड़ा होता है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। नेक्स्ट है द पोएट वाज इन ए। जो पोएट हैं वो कैसा था? प्लीजेंट मूड का था, या प्लेफुल मूड में थे, या रफ मूड में थे, या सैड मूड में थे? तो बताया क्या गया था? जो पोएट हैं वो प्लेफुल मूड में थे। किसके मूड में थे? प्लेफुल मूड में थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लेफुल मूड। नेक्स्ट क्या है? व्हाट हैज द पोएट सेड। पोएट का आगे क्या सेव हो गया था, क्या बच गया था? सम पार्ट ऑफ द डे, कुछ बचा हुआ दिन, या कुछ पैसे, सम मनी, कुछ पोइट्री, कुछ उनकी कहानी कविता, या सम पार्ट ऑफ ए बुक, या उनकी किताबों के कुछ पार्ट। तो क्या बच गए थे? उनके बचे हुए कुछ दिन सेव हो गए थे। तो आंसर ए सम पार्ट ऑफ द डे इज द राइट आंसर। द वर्ड रूड मीन्स। रूड वर्ड का मीन्स क्या होता है? हेल्ड, रिपेंडेड, एक्सेप्टेड, या रिजेक्टेड। क्या होता है रूड का मतलब? हेल्ड, रिपेंटेड, एक्सेप्टेड, या रिजेक्टेड। तो क्या होता है? एक्सेप्टेड, क्योंकि बाकी दिन जब वो उदास थे तो उन्हें पछतावा था, तो फिर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उन्हें क्या हुआ? एक्सेप्टेड हुआ। तो यहाँ पे रूड का मतलब है एक्सेप्टेड। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेम द पोएटिक्स डिवाइस यूज्ड इन ए लाइन एंड सेव सम पार्ट। यानी कि जो ये पोएटिक्स डिवाइस है इसमें कौन सी लाइन, जो लाइन है एंड सेव सम पार्ट, ये लाइन में कौन सी डिवाइस यूज़ की गई? तो एलिट्रेशन, मेटाफोर, या ऑक्सीमोरन, या स्माइल। तो क्या है ये? एक अनुप्रास है ये, जिसका मतलब होता है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना ये मेटाफोर है, ना ऑक्सीमोरन है, ना स्मेल है। तो आंसर इसका क्या होगा? एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास। नेक्स्ट है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। जो डस्ट ऑफ स्नो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
हीलिंग पावर ऑफ नेचर, या पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या कूल वेदर, या नॉन ऑफ द एबव। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है ये एक नेचर की जो शक्ति होती है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या होगा? ए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्या है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं? श्रो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, या डेथ। दुख प्रकट करते हैं, या हैप्पीनेस खुशी, या सेलिब्रेट करना किसी भी चीज़ के उत्साह को बनाना, या डेथ या मृत्यु। तो क्या सिंबलाइज करता है? सोरो। सोरो का मतलब दुख है, सिंबलाइज करते हैं। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? हाउ डिड द पोएट फील फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। जो पोएट होता है वो बाकी हुए बच्चे के दिन को क्या करता है, कैसा महसूस करता है? ही फेल्ट ग्लोमी, ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, ही फेल्ट होपलेस, या बोथ ए एंड बी। ही फेल्ट होपलेस, क्या वो होपलेस फील करता है? ही फेल्ट ग्लोमी, क्या वो ग्लोमी फील करता है? या ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, या जब उसके ऊपर स्नो का डस्ट गिरता है तो वो एक पॉजिटिव मूड में हो जाता है और खुश हो जाता है, और उसके बचे हुए आधे दिन सेफ हो जाते हैं कि उसका जो बचा हुआ दिन है वो अब दुखी में नहीं जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम आपको आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी दिखा देते हैं। ये सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेंट्रल आइडिया में भी यही बताया जा रहा है, ये जो पॉइंट हैं ये अपने एक छोटे से जो इनके विचार है, इनका जो एटीट्यूड है जो चेंज हो जाता है, वो इसके अंदर, इस कहानी के अंदर वो सिग्निफिकेंस किए हैं उसको वो बताए हैं। और यहाँ पे जो स्नोफ्लैक्स होते हैं उसकी जो ब्यूटी है उस ब्यूटी के बारे में बताते हैं, और उस ब्यूटी जो है एक जो नेचर का पावर होता है जिसके कारण उनका जो पूरा मूड होता है वो चेंज हो जाता है, उनका पूरा मूवमेंट चेंज हो जाता है, और बाकी के जो बचे हुए दिन होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, वो दुखी से वो खुश हो जाते हैं। और जो पोएट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं और कौवे के कारण उनके कंधे पर स्नो का डस्ट गिर जाता है। तो सेंट्रल आइडिया में भी यही चीज़ इसमें बताई गई हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसको नोट कर लें। तो आपके सामने ही है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके द्वारा जो नेचर है उससे पोयम क्या ऑब्जर्व करते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। डस्ट ऑफ स्नो का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, ये अधिकतर बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, What mood of the poet is reflected in the poem? How does it reflect? जो पोएट का मूड है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो गया था इस पोयम में। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। और जो पोएट हैं वो कहाँ पे कैसे खुश हो गए थे। तो सबका पता है भाई, जो पोएट थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे और एक कौवा आता है, वो पेड़ को हिलाता है, उसको शोक डाउन करता है, तो उस पे से एक स्नो का डस्ट उनके कंधे पे गिर जाता है, और जब वो उसको देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ से वो हैप्पी हो जाते हैं। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार से और आपके सामने प्रश्न है, हु हैज़ कंपोज द पोयम डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाट डज द पोएट
टेज अस थ्रू हिज पोयम। ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसको कौन कंपोज किया था और पोएट ने इसमें क्या सिखा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है भाई, ये जो डस्ट ऑफ स्नो का पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस कहानी में ही बताते हैं कि हमारी जो प्रकृतिक है ये इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, और जो नेचर है ये हमें इतना इम्पैक्ट कर देता है। आप जैसे देखते हैं सुबह मॉर्निंग में उठते हो ना, अगर आप सूर्य की प्रकाश, सूर्य का सनलाइट जब आप ऑब्जर्व करोगे और अगर एक कूल सा हवा चलता है तो आप खुद महसूस कर लीजिए आपको कैसा फील होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा नेचर है, इसकी जो ब्यूटी है ये इतनी खूबसूरत है इसकी बनावटी कि इसे देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये डस्ट ऑफ स्नो के पोयम में कवि ने इस चीज़ को दर्शाया है कि हमारी जो प्रकृति है वो कैसा है, कितनी खूबसूरत है। नेक्स्ट है, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएट हैं वो इस पोयम में, डस्ट ऑफ स्नो के पोयम में जो नेचर है उससे क्या ऑब्जर्व करें। तो भाई क्या ऑब्जर्व किए, इस पोयम के अंदर नेचर के द्वारा उन्होंने इंजॉयमेंट, जॉय, पावरफुल agent of change. He portray nature element like a crow and the hemlock tree as instrument is transforming and sober mood into a hopeful one, emphasizing the beauty and positive influence of the nature world. उससे क्या ऑब्जर्व किए थे, उनका जो दिन था वो बिगड़ा था, मूड क्या था, बिगड़ा था, और एक कौवा आया उनके ऊपर बर्फ के टुकड़े गिराकर उनके मूड को चेंज कर दिए। तो उन्होंने यही चीज़ नेचर से ऑब्जर्व किया, यही चीज़ तो पाया वो कि उनकी जो दुखी हुई मूड थी वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग ए सॉम्बर मूड इनटू ए होपफुल वंस। उनका जो सॉम्बर मूड था वो होपफुल वंस में से वो चेंज हो गया, चेंज हो गया। और उसकी जो ब्यूटी थी नेचर की उसे देखकर वो क्या हुआ, वो पॉजिटिव हो गए। कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए और वो प्रसन्न हो गए और उनका बाकी का दिन अच्छा हो गया। तो ये कुछ आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और एक बार आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखकर आप इसको दोबारा पढ़िएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यू भी बहुत क्वेश्चंस हैं। इसमें से कई क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ख़ास करके सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया बहुत आते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।